मोहतरम नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, रियासत में 12 मई की सुबह 10 बजे से 10 दिन के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। ये लॉकडाउन 22 मई की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। अब ये इब्तिदाई अहकामात है, आगे चल के हो सकता है कि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए या ये भी हो सकता है कि इसमें तोसी दी जाए। बहरहाल फ़िलहाल 10 दिन के लिए इस लॉकडाउन को 12 मई की सुबह 10 बजे से लागू कर दिया गया है और उस पर आज से अमलावरी शुरू हो चुकी है। इस ज़िमन में आपको यहाँ इस बात की वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि इस लॉकडाउन के ताल्लुक से या रात के कर्फ्यू के ताल्लुक से अदालत ने अहकामात दिए थे कि लॉकडाउन किया जाए या जो रात का कर्फ्यू किया जाए। इस ताल्लुक से हुकूमत क्या फ़ैसला लेती है, ये हुकूमत की स्वाभिदता पर मुनहसर है, लेकिन लॉकडाउन या रात का कर्फ्यू लाजमी था। ये हुकूमत अदालती अहकामात थे, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने रियासत में जो रात का कर्फ्यू नाफिज किया था और अब हालात की पेचीदगी को महसूस करते हुए, हालात की संगीनी को महसूस करते हुए रियासत में 12 मई से लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था। अब यहाँ पर इस लॉकडाउन को लेकर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। लोगों का जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि भाई अप्रैल का महीना बिलखसूस और मार्च के आखिरी महीने में और अप्रैल के महीने में ये वबा बहुत ज़्यादा शदीद थी और इसके असरात बहुत शिद्दत से देखने में आ रहे थे। बेशुमार लोग दवाखानों से रुजू हो रहे थे। इससे मुतासिर होकर दवाखानों में बेड्स की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत, अजवात की किल्लत के मामला दरपेश थे और अमवात का मामला बहुत शदीद था। बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की अमवात हो रही थी। उसके बावजूद रियासत में लॉकडाउन नाफिज नहीं किया गया था। अब जबकि हालात में कुछ हद तक बेहतरी आ रही है, तो फिर अब इस लॉकडाउन को करने की ज़रूरत क्या थी, ऐसे बहुत से सवालात हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस ताल्लुक से हुकूमत ने एक 3 पेज का जियो जारी किया है, जिसको इसमें बहुत सी हिदायतें आवाम के लिए हुकूमत ने जारी की हैं। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि यहाँ पर हम किसी कानूनदान से गुफ्तगू करें। इसकी ज़रूरत क्या थी, इसमें क्या पेचीदगी थी, इसमें आवाम को क्या फ़ायदा है इस लॉकडाउन से। इस ज़िमन में हम बात करेंगे नौजवान एडवोकेट जनाब मोहम्मद जुनैद साहब से। जुनैद साहब, मेरा रास्ता सवाल आपसे ये है, हम आवाम टीवी की जानिब से आपका खैर मकदम करते हैं और आपसे रास्ते सवाल करते हैं कि अब जो इस वक्त लॉकडाउन नाफिज किया गया है, इसमें हुकूमत को किस हद तक मजबूर होना पड़ा लॉकडाउन नाफिज करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे आवाम टीवी के व्यूवर्स को मेरा सलाम और हमारे नईम क़मर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने एक आवाज़ दी और मैं बोला कि ठीक है, मैं रेडी हूँ। अब हम बात करेंगे लॉकडाउन के मुतालिक। जैसे आप कुछ दिन से सुन रहे थे कि कोरोना की वबा इस तरीके से सेकेंड वेव जो खुसूसन था, पहला वेव इतना ख़तरनाक नहीं था, लेकिन सेकेंड वेव जो है ना, सीधा सीधा मौत हो रही थी, कई लोग इसमें मर जा रहे थे। इसकी वजह ये बहुत ज़्यादा ये थी कि महाराष्ट्र में, जैसे हमारा नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल गया कोरोना। और जैसे कि हम बॉर्डर के क़रीब है, अफरा तफरी वहाँ के लोग और यहाँ के लोग जाना आना चालू हो गया था। उस असने में क्या हुआ, कई सारे महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे आना चालू कर दिए, यहाँ के हॉस्पिटल्स में एडमिट होना चालू हो गए। यहाँ तक कि अलबत्ता हैदराबाद तक भी लोग पहुँच गए कि हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हमको जो है ना हॉस्पिटलाइजेशन होना है, हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है। इस तरीके से लोगों में जो है ना तशीदगी और बहुत ऐसा माहौल हो गया था कि बस अब क्या होता। तो उसी ज़मन क्या हुआ, सारे लोगों की अफरा तफरी की वजह से सेकेंड वेव जब जैसे चालू हुआ, अभी जैसे मई का आज 12 तारीख़ है और क़रीब मैं समझता हूँ अप्रैल 15 से निज़ामाबाद में इस तेज़ी से लहर फैल गई कि लोगों में अमवात डायरेक्ट चालू हो रही थी। इसमें मेन कॉज था लोगों की जो सांस लेने में शिकायत थी, वो एक मेजर कॉज था वायरल निमोनिया। बहुत लोग को इसकी शिकायत हो रही थी। वायरल निमोनिया सीधा सीधा लंग्स पे अफेक्ट कर रहा था और लंग्स को जकड़ के सांस लेने में तकलीफ़ चालू हो गई। लोग सीधा ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ऑक्सीजन चढ़ाने के बाद भी रेस्पिरेटरी लेवल जो है ना 90 के अबव जो अच्छे नौजवान हैं उनको आ रहा था। जो ज़ईफ़ लोग हैं बिल्कुल 30, 40, 50 उनका जो है ना पल्स रेट गिर जा रहा था। इसलिए ऑक्सीजन की नौबत, ऑक्सीजन की किल्लत, ये सारी हम जो है ना ये जो मरहला था करीब मैं समझता हूँ एक 8 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कम हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट बहुत सख्त
सख्ती से जो है ना गवर्नमेंट को हिदायत दे रही थी कि आप लोग इसके ऊपर सीरियस एक्शन क्यों नहीं ले रहे, तो कुछ दिन से नाइट कर्फ्यू लगाया गया। केसीआर साहब जो है ना ऐलान किए कि हम नाइट कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक करेंगे। ये इस ऑलमोस्ट ये मई 15 तक का एक्सटेंशन दिया गया था। उस बीच हाईकोर्ट बहुत सीरियस हो गई और हाईकोर्ट ने हिदायत दी कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हम इसके ऊपर एक्शन लेके हम खुद हमारा जो है ना ऑर्डर आपको देंगे कि ये अमल करो। तो इसीलिए कल अचानक कैबिनेट मीटिंग हुई केसीआर साहब की और अचानक ही ऐलान ये हुआ कि आज जो है ना सुबह 10 बजे से लॉकडाउन कंप्लीटली किया जाएगा। तो लॉकडाउन में जो है ना आज 12 तारीख से 22 तारीख तक जब दिया, लोगों में अब जैसे कशीदगी की, रमज़ान आ गया, बिल्कुल ईद के करीब लॉकडाउन हो गया और बहुत काफ़ी कम टाइम है, हम जो है ना कैसा करेंगे। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गए 100 साल की तरह आप लोग, मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हम हुकूमत को चुनते हैं, हम सरकार को लाते हैं, उनके ऊपर भरोसा करते हैं और हमारा भी फ़र्ज़ ये है, चाहे वो जो भी कम्युनिटी हो, उनका जो है ना जियो जो पास होता, अभी जैसे डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और उसमें GOMS नंबर 87 और 91 को एक्सटेंड करते हुए 22 तारीख तक लॉकडाउन में लाया गया है निज़ामाबाद, एंटायर तेलंगाना में बोल सकते हैं हम। तो इस लॉकडाउन में कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आपको ढील दी गई हुई है। 6 बजे से 10 बजे तक आपको इसलिए आपको टाइम दिया गया है, जैसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमको जो भी ज़रूरत है वो आप वो टाइम तक ला लें और फिर 10 बजे के बाद से कम्प्लीटली सारे जो है ना बिजनेसेस, सारे इस्टेब्लिशमेंट्स, सारे हर चीज़ बंद रहेंगी एक्सेप्ट जैसे कुछ चीज़ें उसमें दिए हैं परमिटेड एक्टिविटीज़ और नॉट परमिटेड एक्टिविटीज़। परमिसेबल में जो है ना जैसे हमारे मेडिकल शॉप्स है और जो है ना जैसे पेट्रोल बंक्स हाईवे पे खुले रहेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम रोज़ यूज़ करते हैं वो हमको मिलेंगी, जैसे आपको हॉस्पिटल में जाना है और आपको कोई वैक्सीन लेना है या कोई मेडिसिन लेना है, इस चीज़ के लिए जैसे मेडिकल रिलेटेड थिंग्स आपको अवेलेबल रहेंगे। जैसे जो अपने को ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई किराना शॉप है, सुबह में आप ख़रीद लिए, फिर उसके बाद एक बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर अगले दिन 6 बजे तक ख़रीदना है। उसी तरीके से कुछ चीज़ें परमिसेबल की गई है, कुछ चीज़ें नॉन परमिसेबल है। यहाँ पर एक सवाल ये है, लोगों में ये भी तशवीश पाई जा रही है क्योंकि जियो किस तरह आया, मैं समझ रहा हूँ बहुत से अहदेदार भी जो इससे नावाकिफ़ है। और यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है, क्या जैसे कि जैसे कुछ अहम अशिया ज़रूरी है, जैसे किराना है, दूध की दुकान है, तरकारी की दुकान है, गोश्त की दुकान है, चिकन की दुकान है, ऐसी ही दुकानों को खुला रखा जा सकता 6 से 10 के दरमियान, और दूसर दुकानों को जो सो खोलने की इजाज़त नहीं होगी, ऐसे जो सो ख़यासाना चल रहे थे। लेकिन आज निज़ामाबाद का मार्केट 6 से 10 के दरमियान मुकम्मल तौर पर खुला रहा। तो इस ताल्लुक से इस जियो में क्या आर्डर्स हैं, किस तरह की जो सो वज़ाहत की गई है? देखिए, खुले तरीके से इसमें जियो में जो है ना कोई चीज़ बंद रखे, कोई चीज़ बंद नहीं रखे, ऐसा कोई नहीं है। तकरीबन चीज़ें जैसे हम सुबह उठते हैं जो है ना दूध लेते हैं और फिर किराना दुकान में जाते हैं, और जैसे भी रोज़ की जो ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं वो चीज़ें हम 10 बजे तक ख़रीद कर सकते हैं। 10 बजे के बाद एक बार ले लिए तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको दिन भर। अगर आप, मेरा सवाल आप नहीं समझे, ये तो दुकानें खुली रहेंगी, 10 बजे तक खुली रहेंगी, बस दूसरे दुकान है जैसे कि जो सो कपड़ों की दुकान है, जूतों की दुकान है, अब ईद का मामला है तो शॉपिंग करना है लोगों को, तो ये ऐसी दुकानों को खुली रखने की इजाज़त है नहीं है? जी बिल्कुल, ये 6 से 10 तक आप अपने सारे एस्टेब्लिशमेंट्स खुले रख सकते हैं और 10 बजे के बाद आपको बिल्कुल बंद कर देना है। थोड़ा चेंजेस लाइए, जैसे हम शॉपिंग को जाया करते थे 11 बजे, आप सुबह 7 बजे उठ के जाइए। आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ है, जैसे ईद की शॉपिंग है, खैर हम ईद इस बार किस तरीके से मनाना है अपने दिल को मालूम है, फिर भी किसी को कोई ज़रूरत है कि जो किसी को चप्पल ख़रीदना है, किसी को कपड़ा ख़रीदना है, किसी को जो है ना क्या बोलते हैं सेवियाँ ख़रीदना है, किसी को मग़ज़ियात ख़रीदना है, ये सारी चीज़ों के लिए आप जा सकते हैं। और लॉकडाउन में आप 22 तारीख तक ये सारे इस्टेब्लिशमेंट 6 से 10, जैसे किसी को मोबाइल रिचार्ज कराना है, किसी को मोबाइल ख़रीदना है, किसी का चार्जर ख़राब हो गया, ये सारी चीज़ें सारे इस्टेब्लिशमेंट खुले रख सकते हैं। कुछ चीज़ें नहीं खुले रख सकते, मैं उसके वाजे करूँगा। एक है आपका जिम में जैसे सुबह में जाते हैं सारे लोग जो है ना काफ़ी तादाद में नौजवान अपने कसरत के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे परमिसेबल नहीं है। और नेक्स्ट चीज़ है स्विमिंग पूल में भी बहुत सारे चांसेस है कि एक आदमी एक पूल यूज़ कर रहा है, वो पानी में कंटेमिनेट हो गया है कोरोना से, तो दूसरे लोग भी उससे मुतासिर रहेंगे, तो इसके ऊपर भी जो है ना रोक लगाई हुई है। और जैसे सिनेमा हॉल है, अम्यूज़मेंट पार्क्स है, जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ों को प्रोहिबिटेड किया गया है, इसके ऊपर बैन है। ये बिल्कुल 6 से 10 भी नहीं खोला जा सकता। बाकी की जो चीज़ें हैं आप 6 से 10 यूज़ कर लें, 6 से 10 में जो भी काम अपने निपटा ले, 10 बजे के बाद से लॉकडाउन होना है।
अभी आज जो सो एक असदुद्दीन अवैसी साहब की जो सो एक वीडियो वायरल हुई, जिसके ज़रिए उन्होंने बताया कि जो सो आप ईद की नमाज ईदगाह में तो पहले से पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, ये कहा जा रहा था कि जो सो मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर ले। लेकिन आज ये बात सामने आई है लॉकडाउन के बाद कि जो सो अब मसाजिद में भी ईद की नमाज नहीं होगी, बल्कि मखसूस जो सो कुछ लोग जैसे कमेटी के अफराद हैं या कुछ जिम्मेदार 5-10 आदमी जो सो ईद की नमाज पढ़ सकते हैं, माँ बाकी तमाम लोग जो है सो घरों में नमाज अदा करें। तो इस ताल्लुक से कुछ वजाहत मौजूद है जियो में। आज दोपहर में एक वेबिनार हुआ है। वेबिनार का मतलब ये होता है कि भाई अपनी अपनी जगह पे ऑनलाइन के थ्रू बड़े ओहदेदार और सरकार के जो है ना रिप्रेजेंटेटिव, जैसे होम मिनिस्टर साहब थे, हैदराबाद के कमिश्नर अंजनी कुमार साहब थे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे और दीगर जो है ना बड़े ओहदेदारों की एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग में ये तय किया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक ही बार बार बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रीगेशंस, जैसे रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, चाहे कोई भी मजहब के हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मसाजिद हो, चाहे वो चर्च हो, यहाँ पे गैदरिंग्स के लिए रोक लगाई गई हुई है। और ख़ास तौर पे ये जियो में बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा गया कि भाई आपको जो है ना कॉन्ग्रीगेशंस नहीं करना, जैसे कोई भी गैदरिंग नहीं करना। अब जैसे ईद के मौके पे बहुत सारे लोग जो है ना हर महल्ले से जमा होकर ईदगाह तक पहुंचते थे, कई तादाद में नमाजें होती थी, वहाँ पे वबा फैलने की बहुत ज़्यादा। जैसे मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं मतलब टेस्ट करवा लिया, फिर भी जो है ना मैं क्या करा, नमाज को चले गया, मेरी वजह से सारे लोग अफेक्टेड होंगे। इसी वजह से ना हाई कोर्ट एक स्ट्रिक्ट वो दी कि ईद उल फित्र की नमाज भी ना ही कोई मसाजिद में हो, ना ही कोई ईदगाह में हो। ईदगाह तो पहले से ही कैंसिल थी लास्ट टाइम के डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के हिसाब से। उसके बाद मसाजिद में भी कुछ लोग बोल रहे थे कि भी मसाजिद में पढ़ ले सकते, किसी की नमाज जो है ना 6 बजे रखी गई, इशराक की फजर की नमाज के बाद जो है ना रखी गई। बस आप लोगों तक मैं ये इत्तला देना चाह रहा हूँ कि भी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है, पुलिस भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली भी है। जहाँ पे भी मसाजिद में अगर गैदरिंग दिखी, ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके मस्जिद कमेटी के ऊपर, मस्जिद के लोगों के ऊपर केस बुक करने वाले हैं। और ये जो है ना डिसास्टर मैनेजमेंट में 188 आईपीसी मतलब वायलेशन ऑफ लॉकडाउन, वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से 188 आईपीसी के अंदर केस बुक किया जाएगा। तो मैं सारे व्यूवर्स को, हमारे मुसलमान निज़ामाबाद के सारी आवाम से गुजारिश करता हूँ, जिस तरह गए सो साल लास्ट ईयर हमने जिस तरह अपने घरों में ही अदा की गई है, और ये बार भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि भाई आप जो है ना अपनी अपनी जो है ना ईद की नमाज घर पे ही अदा करें। और घर पे भी जो है ना कुछ अफराद जैसे घर के बड़े हैं उनके पीछे आप नमाज पढ़ ले, ना ही आप जो है ना मस्जिद में जाने की कोशिश करें। और मसाजिद में भी वीडियो रिकॉर्डिंग होने वाली है और सिर्फ 4 या 5 लोगों को जो है ना इजाज़त दी गई है, जो कि इमाम साहब रहेंगे, मौज़म साहब रहेंगे और 2-3 कमेटी के मेंबर्स नमाज पढ़ सकते। इससे हट के कोई आदमी ना पढ़े। तो यहाँ पर जो साहब, इससे पहले कि मैं अपनी बात ख़त्म करूँ तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि इस जीवन में, यानी कि लोग, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, प्लाज्मा के लिए परेशान हैं, या जो सो मेडिसिन के लिए, इंजेक्शन्स के लिए परेशान हैं, तो इन लोगों को आप जो सो कुछ मैसेज देंगे? जैसा कि मैंने देखा आप सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा है, लोगों को मैसेजेस दे रहे हैं, लोगों को जो सो गाइडिंग कर रहे हैं आप कि जो सो ऐसा कर, तो यहाँ से हमारे चैनल में से आपको जो सो लोगों को मशवरा देंगे? जी देखिए, अभी बहुत सारी खिल्लत जिस तरीके से ऑक्सीजन की थी और कुछ मेडिसिन की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो कुछ हद तक कम हो रही है। लेकिन लोगों में प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा बोल के एक जो है ना अपना खून में होता है, जो लोग पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुए और 1 महीना हो गया, वो लोग से मैं गुजारिश करता हूँ आप प्लीज़ आगे आइए। जो लोग ज़रूरतमंद है आप अपना प्लाज्मा डोनेट करिए। इस चीज़ की बहुत किल्लत है। अब हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुए, लेकिन वो लोग डर रहे हैं कि हम क्यों देना, हम क्या। देखिए, आपकी वजह से किसी की जान बच सकती है, तो आप प्लीज़ आगे आइए। अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है। मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप, जैसे बहुत लोगों में शऊर नहीं है, हम ब्लड डोनेट क्यों करना, वो बोल के अपने लोगों में है, लेकिन इससे कुछ होने की चीज़ नहीं है। साइंटिफिकली भी ये कहा गया है कि आप अपना जिस तरीके से ब्लड डोनेट करेंगे उसका आपको उस तरीके से आपको उतना अच्छा ब्लड प्यूरिफाई होकर आपको आएगा अपनी बॉडी में। उसी तरीके से प्लाज्मा भी डोनेट करिए आप। बहुत लोग को ज़रूरत है। प्लाज्मा की वजह से भी कई लोग जो है ना इंतकाल कर जा रहे हैं, किसी अमवात हो रही है। तो मैं सब गुजारिश करता हूँ, जो भी पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुए हैं, वो नौजवान रहने दो, वो बड़ी एज के रहने दो, प्लीज़ आगे आइए और अपना प्लाज्मा डोनेट कर दिए। और आखिरकार आप लोगों से और एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर दूं, जैसे हर तरह अपन जो है ना ईद के बाद ईद के गले मिलते हैं, आप ये बार भी उसको भी थोड़ा अवॉइड करके गले ना मिले और जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू अपनी ईद मनाएं। और आप सभी निज़ामाबाद की आवाम को
मेरी दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, जो जियो जारी किया गया है लॉकडाउन के ज़िमन में, जैसा कि मैंने बताया कि 3 पेज पर मुश्तमिल है। उस ताल्लुक़ से उसमें क्या वजाहतें मौजूद है, इस ताल्लुक़ से हमने जुनेद साहब एडवोकेट से जो सो गुफ्तगू की। यहाँ पर बात सामने आई है कि ईद उल फितर की नमाज मसाजिद में भी अदा करने की, जैसा कहा जा रहा था कि मस्जिदों में अदा किया जा सकता है, लेकिन अब मस्जिदों में भी अदा करने की इजाज़त नहीं जा रही। यहाँ पर अब जो सो जुनेद साहब ये बता रहे थे कि जो सो मसाजिद में अगर नमाज होती है तो वहाँ रिकॉर्डिंग की जाएगी और मस्जिद कमेटी के ऊपर मुकदमात बाद में दायर किए जा सकते हैं, इसके भी इम्कानात मौजूद हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा मशवरा असदुद्दीन अवीसी साहब की तरफ से भी आया कि जो सो घरों में नमाज अदा करें, ईद उल फितर की मजबूरी है, हुकूमत के अहकामात है। इस वक्त जो सो बहुत से उलमा और मुफ्तियान कराम भी जो सो इस ज़िम्मन में अपील कर चुके हैं कि घरों में नमाज अदा की जाए, मसाजिद की तरफ जाने या ईदगाह की तरफ जाने की जो सो कोशिश ना की जाए, और ये अहकामात की पाबंदी हमारे लिए लाजिम है और मजबूरी है हमारी। ये तो अब मानना ही मानना है, क्योंकि जो सो जैसा कि बताया जा रहा है कि जो सो हजूम का जमा होना यानी गैदरिंग होना हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। हमने बहुत सी ज़िंदगियों को खो दिया है, कई नौजवान हमसे रुखसत हुए हैं, कई बुज़ुर्ग हमसे रुखसत हुए हैं, और जो सो मज़ीद आगे हम ये ख़तरा नहीं मोल ले सकते। लिहाजा जो सो बेहतर यही होगा कि जो सो हम अपनी अपनी जगह अपने अपने मकानों में अपने अफराद ख़ानदान के साथ नमाज ईद उल फितर अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला जो सो कबूल करने वाला, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत अजीम है और कबूल करने वाली है। अल्लाह ताला जो सो इस मजबूरियों के से महसूस करते हुए, मजबूरियों को महसूस करते हुए हमारी जो सो इबादतों को ज़रूर कबूल करेगा और इंशाअल्लाह ईद उल फितर का आना इनाम हमको घरों में भी अदा करेगा। ये अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की कुदरत है, बेशक अल्लाह ही सिला देने वाला है। तो ये थी हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू जुनेद साहब से। आप जो सो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।